हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आप सभी बच्चों का ग्रेविटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का 4th चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की हमने बात किया था बेटा फर्स्ट लेक्चर्स में। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, थोड़ा सा रिकेप लेते हैं, उसके बाद इसके आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एटम्स को। सबसे पहले एक फिलासफर थे, इंडियन फिलासफर महर्षि कन्नड़ साहब। इन्होंने सबसे पहले एटम्स को एक्सप्लेन किया था, राइट। उसके बाद सेकेंड फिलासफर एक ग्रीक फिलासफर हुआ करते थे, डेमोक्राइटस। उन्होंने बेटा इसको एटम्स को एक्सप्लेन किया। और इन दोनों फिलासफर ने एटम्स को बोला कि ये इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स है जो और अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है, राइट। इसके बाद 1808 में बेटा एक साइंटिस्ट आए, कम 1808 में आए डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने बेटा फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेसिस पर एटम्स को कन्वर्ट किया एटॉमिक थ्योरीज में। किस में कन्वर्ट किया बेटा? एटॉमिक थ्योरीज को, एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, राइट, जिसका नाम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब बात अगर हम करते हैं बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि जो आपके पास मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिसको इन्होंने बोला एटम्स, राइट। उसके बाद सेकेंड पास्टुलेट में इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएंगे। और इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं बेटा इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पास्टुलेट में इन्होंने बताया कि आपके पास अगर सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो वो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? आइए बेटा देखते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो मेन पास्टुलेट थे, फर्स्ट पास्टुलेट आपका कौन सा था? कि मैटर और मेडअप ऑफ टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसी को इन्होंने क्या बोला? एटम्स बोला था, ठीक है। और उसके बाद एटम्स को बोला कि एटम्स इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड पास्टुलेट में इन्होंने बताया कि जो आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के सभी एटम्स बेटा ये क्या होंगे? आइडेंटिकल होते हैं या सेम होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट मीन्स इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती हैं बेटा? सेम होती हैं। और इनका फोर्थ पास्टुलेट है बेटा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है, अगर उनके एटम्स को देखें तो उनके एटम्स क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पास्टुलेट में इन्होंने बताया कि अगर 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सिंपल फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस करते हैं। और लास्ट पास्टुलेट में इन्होंने बताया बेटा कि जो आपके पास एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ मैटर। वो क्या है? मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। बट जो भी आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम्स, वो सभी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल रिएक्शंस में बेटा वो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। ये बात हुई थी डाल्टन साहब की। तो डाल्टन साहब ने बताया कि एटम क्या है बेटा? इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी आई तो उसमें क्या देखा गया? जो आपके पास एटम है, राइट, एटम्स क्या हैं? वो डिवाइड हो सकते हैं अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, राइट। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखा और इनकी डिस्कवरीज को देखा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करें तो लॉर्ड रदरफोर्ड थे बेटा, इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और
न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये सब पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा था, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। जब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बेटा जब एटम्स को एक्सप्लेन कंप्लीटली नहीं कर पाए, उसमें कुछ डिफेक्ट थे और उस डिफेक्ट को, उस ड्रॉबैक को हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए। पहला ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कैसे अरेंज होते हैं, इनके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं बता पाए, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड में बेटा रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लॉस करेगा, और जब एनर्जी लॉस करेगा तो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन से बेटा नेगेटिव चार्ज, इसमें होगा अट्रैक्शंस, और आपका जो पाथ है बेटा ये क्या होगा, क्लोज आता जाएगा और एक समय बाद न्यूक्लियस में आपका इलेक्ट्रॉन समा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। लेकिन एटम तो बेटा स्टेबल होता है, एटम न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसके बाद में जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी बेटा लीड की क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो चैडविक साहब 1932 में बेटा डिस्कवरी किए किसकी, न्यूट्रॉन्स की। ये सब पूरी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें बेटा, तो हमने बात किया था कि जो ये न्यूक्लियस है, राइट, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन है बेटा और न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे, राइट। और इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे इसको बेटा, न्यूक्लियॉन्स, राइट। अब एटॉमिक मास अगर देखें तो एटॉमिक मास बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेगलेक्ट होता है, तो टोटल जो एटम का मास होता है वो सेंटर में कंसंट्रिक होगा, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस में कंसंट्रिक होगा, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब बात आती है एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये क्या मिलेगा आपको, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो एटॉमिक मास को बेटा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है सॉरी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को P पॉजिटिव से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को N नॉट से, राइट। तो ये एक फार्मूला बन गया। अब ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेटा आप अगर टू फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है तो थर्ड वाले यहाँ से है क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर आपका एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम का हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लें, राइट। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 13 प्रोटॉन इनके पास, 14 न्यूट्रॉन से 27 हो गए। इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आपको क्या मिला, इनका एटॉमिक मास मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे यहाँ पे बेटा क्लोरीन था, ये सब हम लोग देख चुके थे, फिर भी एक बार रिकैप के लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं। जैसे यहाँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम्स, अगर क्लोरीन देखें बेटा, अगर डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर उनका एटॉमिक नंबर बेटा सेम हुआ या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुआ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हुआ, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें बेटा, तो एटॉमिक मास कहाँ से, अगर टोटल एटम का हम मास देखते हैं तो टोटल एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में। तो ये आपका है न्यूक्लियस जो सेंटर वाला पार्ट है, राइट। और इसके अराउंड में क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर मान लेते हैं बेटे ये है आपके पास सेंटर, सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम टोटल एटम का मास देखें तो वो कहाँ कंसंट्रेट होगा, वो सेंटर में
कंसंट्रिक होता है, राइट। अब ये आपका जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखना, आप कर रहे हैं टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कह रहे हैं एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। अब इसके अगर हम टोटल, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम का जो मास होगा वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग क्या कर ले, सम कर लेते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे यहाँ से एटॉमिक मास देखिएगा बेटा, तो एटॉमिक मास हम क्लोरीन का देखते हैं, तो ये अपने पास क्लोरीन के हैं 2 आइसोटोप्स। क्या है बेटा, डिफरेंट फॉर्म है एटम्स के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। अब वही नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ आइसोटोप, आइसोटोप क्या है। तो अगर हम आइसोटोप को समझें बेटा, तो बोलते हैं दोज स्पेसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के बेटा 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। एक आइसोटोप होता है 35 वाला और दूसरा आइसोटोप है बेटा 37 वाला। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में सेम है, यहाँ भी 17 है और यहाँ पे भी 17 है। अगर दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मीन्स क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होगा। और यहाँ पे अगर देखें मास नंबर, तो ये 35 और 37 है, तो मास नंबर यहाँ पे बेटा डिफरेंट है, राइट। और जो भी डिफरेंस आता है किसकी वजह से आता है, अगर हम मास देखें किसी भी एटम्स का बेटा, क्या देखें, मास, ठीक है, तो मास जो आता है वो आएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब कह रहे हैं जो प्रोटॉन होता है ये बेटा होता है फिक्स, क्या है, ये है फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे। तो न्यूट्रॉन्स के नंबर आपके क्या है, ये चेंजेबल है या चेंज हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये है फिक्स और ये चेंज हो, लेकिन अगर न्यूट्रॉन बेटा आपका चेंज हो रहा है तो ये मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जब आप सम करोगे तो मास कुछ ना कुछ चेंज आएगा, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स देखिए यहाँ पे 18 से और यहाँ पे कितना बेटा 20, तो न्यूट्रॉन्स चेंज हो गए। अगर न्यूट्रॉन्स चेंज हो गए तो क्या चेंज हो जाएगा, मास नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो हम बोलते हैं बेटा दोज स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं आइसोटोप। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास है बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इनके फर्स्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बेटा अगर हम हीलियम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो इसका है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये है आपके पास न्यूक्लियस, तो पहली ही शेल में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। ऐसे अगर लिथियम देखें, लिथियम का है 3, बेरिलियम का बेटा 4, बोरान का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन का है 10। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2 1, तो फर्स्ट सेल में के वाली सेल्स में सॉरी लास्ट लेक्चर में जो हमने बात किया था बेटा वो देखें, लास्ट लेक्चर में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात की थी। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल अगर देखें तो वो 2n² फार्मूले से निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट सेल या ये k वाली शेल्स है, तो k शेल अगर हम इस फार्मूले पे लगाएं 2n² पे
तो 2 इंटू, अब 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में या के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऐसे अगर एल शेल देखें बेटा तो एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एम शेल में देखें तो एम में कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अगर देखें बेटा एन शेल्स में तो एन शेल में आपके आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पे आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल में कितने 2 और सेकेंड में कितना आ गया देखिए 1। अगर 4 देखें बेटा तो फर्स्ट सेल में 2 और सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 5 है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट सेल में तो 2 ही रहेगा, क्योंकि के में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे 2 है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पॉकेट है, आपके पास एक पर्स है और पर्स में कई कंपार्टमेंट है, और कंपार्टमेंट में पैसे रखने की या करेंसी रखने की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। मान लेते हैं एक कंपार्टमेंट में 100 के 10 नोट रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अब 100 से ज़्यादा तो नहीं रख सकते हो। ऐसे ही बेटा अगर हम एटम्स की बात करें, ऑर्बिट की बात करें, तो ऑर्बिट भी एक कंपार्टमेंट है, इस पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर के इक्वल हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में फर्स्ट वाली शेल, एक कंपार्टमेंट को हम क्या मान रहे हैं बेटा, यहाँ पे शेल है, तो शेल क्या है, फर्स्ट कंपार्टमेंट, तो फर्स्ट में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम करेंसी की बात करें तो केमिस्ट्री में बेटा इलेक्ट्रॉन ही क्या है, करेंसी है, तो यहाँ पे 2 नोट रख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड वाली शेल में कितने नोट रह सकते हैं बेटा, 8, और थर्ड वाली में 18, और फोर्थ वाली में 32, ठीक है। इस सो ऑन, इसी सिमिलरली बेटा अगर देखें 5 है यहाँ पे, तो फर्स्ट सेल में कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड में बेटा थर्ड। अगर 6 वाले में देखेंगे तो 2 और 4 होंगे, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पे देखिएगा 7, तो यहाँ पे क्या होगा 2, 5। अगर 8 देखें बेटा तो 2 और 6, 9 देखें तो 2, 7। अगर हम 10 में देखें बेटा तो 2 और 8 हो गया, राइट। एंड सिमिलरली इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा। तो बेटा अगर हम बात करें आपसे कि वह इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इनको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन आ शेल, अगर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को आप अरेंज कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अभी बात होगी इसको डिटेल में। अब आते हैं सिंबल्स पे। कोई आपके पास केमिकल सिंबल है, कोई एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास X है, राइट। तो X के अगर सुपर स्क्रिप्ट के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो होगा आपका एटॉमिक मास। ये लिखा हुआ है बेटा एटॉमिक मास, राइट। और जो यहाँ पे बेटा सब स्क्रिप्ट में अगर लेफ्ट साइड में कुछ भी लिखा है वो है आपके पास एटॉमिक नंबर्स, ये लिखा है आपके पास, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। टॉप लेफ्ट या सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक मास, और यहाँ पे बेटा एटॉमिक नंबर्स कहाँ पे, बॉटम लेफ्ट या सब स्क्रिप्ट, राइट। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कार्बन, तो कार्बन का ये जो सुपर स्क्रिप्ट है यहाँ क्या डिनोट करेगा, एटॉमिक मास को, और जो कार्बन का सब स्क्रिप्ट है वो एटॉमिक नंबर का। ये है कार्बन का सिंबल बेटा, कौन सा, ये वाला है ना, एटॉमिक सिंबल, राइट। तो उम्मीद करते हैं बेटा इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए। अब बात कर लेते हैं आइसोटोप की। अब हम बात करें अगर आइसोटोप की बेटा, तो यहाँ पे आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, राइट, क्या है, सेम। और पी से आपने क्या देखा था, प्रोटॉन, है ना, और प्रोटॉन ही आपको क्या देता है, जेड। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या देगा, एटॉमिक नंबर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे देखिए सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट, अब एटॉमिक नंबर क्या है, या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या है, यहाँ से मिल गया आपको, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप। अगर बात आ रही है व्हाट इज ए आइसोटोप, आइसोटोप को डिफाइन करते हैं बेटा उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे।
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका क्या है, सेम है, और डिफरेंट क्या है बेटा, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो क्या होंगे, एटॉमिक आइसोटोप कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन ही को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। और एटॉमिक नंबर बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, ठीक। और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर न्यूट्रॉन्स के बेटा नंबर डिफरेंट है तो मीन्स क्या है, इनका मास डिफरेंट आएगा, है ना। ये अगर आपके पास डिफरेंट है तो आपका जो मास आएगा ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो मास मिलेगा किसी भी एटम का वो क्या आएगा, डिफरेंट। तो यहाँ से हम बात एक निकल के आती है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट है, वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, आइसोटोप्स कहलाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बेटा 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 वाला, अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा, एक 37 वाला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 17 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्लोरीन देखिए 17 प्रोटीन्स, 17 यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स, और यही क्या बनेंगे, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर बेटा सेम है, और यहाँ पे देखिए ये मास नंबर देगा, न्यूट्रॉन्स 20 है, यहाँ पे 18 है। तो ये मास नंबर डिफरेंट है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स, राइट। तो होपफुली आपको आइसोटोप क्लियर हुआ होगा। अब आइसोटोप देखिए कार्बन की बेटा, तो अगर कार्बन का आइसोटोप देखें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब आइसोटोप मीन्स तो आप समझ गए हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन 12 है, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स बेटा नेचर में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन आइसोटोप होता है आपका कार्बन, राइट। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन के नंबर सबके देखिए सेम है, 6, 6 और 6, राइट। लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर देखिए 6, 7 और 8, ये है डिफरेंट। तो यही तो डिफिनेशंस है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन की जगह पे क्या बोल सकते हैं, मास नंबर। तो दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइसोबार्स। अब आइसोबार को समझें अगर बेटा तो ये बहुत इजी है, जैसे आपने आइसोटोप को देखा ऐसे ही आइसोबार को देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी आइसो मीन्स क्या है, आइसो माने सेम इस बार, है ना। और कैपिटल ए आप जानते हो किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मास नंबर को। तो यहाँ से आपका मास नंबर है ये, ठीक है। तो सेम मास नंबर इस बार और डिफरेंट एटॉमिक नंबर या डिफरेंट क्या हो जाए बेटा, प्रोटॉन्स। तो बोलते हैं बेटा दोज स्पीसीज इन विच सेम मास नंबर या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट प्रोटॉन्स या डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स इज कॉल्ड आइसोबार्स। आइए इसको देखते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स। अब एक एलिमेंट का कोई आइसोटोप नहीं कहलाएगा बेटा, क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा फॉर्म हो उस एलिमेंट का, तभी आइसोटोप या आइसोबार्स बनेंगे, है ना। तो कम से कम एक पेयर होना चाहिए, एक एलिमेंट अकेला वो ना आइसोटोप कहलाएगा ना आइसोबार्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम क्या होना चाहिए, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना बेटा 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर है 18। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 40। तो मास नंबर दोनों का क्या गया, सेम 40 दोनों का है और एटॉमिक नंबर इस बार डिफरेंट आ गया। तो यही क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे करें दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम।
तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम होंगे ही, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस बार सेम है। तो अगर हम बात करें, चलो न्यूक्लियॉन्स की बात कर लें, तो न्यूक्लियॉन्स क्या था? न्यूक्लियॉन्स होता है बेटा आपका क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर बात करते हैं बेटा, अगर ये चेंज हो रहा है तो मीन्स मास चेंज हो रहा है, तो इस बार आपका ये चेंज नहीं हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर तो चेंज हो गया, ठीक है। और एटॉमिक नंबर अगर चेंज है तो ये तो फिक्स होता है प्रोटॉन्स, है ना। तो चेंज अगर ये होगा तो मास चेंज होगा, तो ये तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक। जब ये नहीं चेंज हो रहा है मीन्स क्या है? मास नहीं चेंज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब दोनों डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया? डिफरेंट, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस बार क्या हो गया बेटा? सेम। तो बोलते हैं यही चीज़ लिखा है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर। इस पेयर में मान लेते हैं जैसे आपने कैल्शियम लिया था और आर्गन लिया था, इस पेयर में बेटा न्यूक्लियॉन्स के नंबर इस बार टोटल, अगर न्यूक्लियॉन्स को देखा जाए तो उनके नंबर सेम होंगे, मतलब मास सेम होगा बेटा, है ना। ये लिखा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इस बार क्या हो गया? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। विच हैव द सेम मास, क्या होंगे? सेम मास होंगे। सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स, राइट। सॉरी, आइसोटोप नहीं, आइसोबार्स, क्योंकि मास नंबर सेम है बेटा इस बार। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं आइसोबार आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ आइसोटोप एंड आइसोबार्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे बेटा इसके बाद वैलेंसीज पे। किस पे? वैलेंसी पे। अब सबसे पहले वैलेंसी से पहले एक टर्म क्लियर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये बहुत सिंपल सा टर्म है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा आपके लेवल पे, क्योंकि इनका अगर नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा, ठीक है। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स के में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का उनकी शेल्स में अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहलाता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव से दिखा देते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहलाएगा। जैसे क्या लिखा है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है बेटा, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो इनकी कैपेसिटी ही कितनी की थी? 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है फर्स्ट वाले शेल्स में। ये है के शेल्स और ये है आपके पास एल बेटा। अब एल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 आया और 8। तो इसके मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर ये एटम्स बेटा आपका न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से क्या मिल जाएगा? एटॉमिक नंबर। तो इनका एटॉमिक नंबर देखें तो कितना आ रहा है? 10। और कौन से एलिमेंट का बेटा एटॉमिक नंबर 10 आएगा? तो ये आपका होगा नियॉन। क्या होगा बेटा? नियॉन, राइट। तो इनका आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन इनके, तो 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है किसमें? शेल्स में। तो पहली शेल्स में तो ये है, मान लेते हैं न्यूक्लियस इसका, सोडियम का, ये फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और ये है सेकेंड सेल में, कितना होना चाहिए? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। और थर्ड सेल में
कितने बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये है आपका एक इलेक्ट्रॉन्स, ये है शेल किसका, सोडियम का। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर सोडियम था आपके पास बेटा तो कितने में, 2 8 1 में क्या हो गया, अरेंज हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपके पास है यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन है 17, तो 17 को फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 रख दो और लास्ट वाले में 7, तो ये हो गया अरेंजमेंट, ठीक। तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं आपके पास, कुछ बातें करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बेटा, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बोलते हैं कि अगर आउटर मोस्ट में किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए या कंप्लीट हो जाए तो वो आपका एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेल में इफ़ आउटर मोस्ट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, किसमें बेटा, फर्स्ट को छोड़ दें, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, इन सब में अगर आउटर में कितने आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्टेट स्टेट कहलाता है या स्टेबल स्टेट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्टेट स्टेट। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेट स्टेट कहते हैं बेटा, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो आपका ऑक्टेट स्टेट कहलाता है या स्टेबल स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस या इसी को बोलेंगे नोबल गैसेस है। जैसे आपके पास है बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, राइट। तो अगर हीलियम को देखें तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। क्या होता है बेटा, इनका डुप्लेट ही स्टेबल होता है। अगर फर्स्ट सेल है, एक ही सेल है बेटा, तो उनका क्या कंप्लीट होगा, डुप्लेट, उनका डुप्लेट ही स्टेबल होगा, राइट। अगर इसके अदर एलिमेंट देखें, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं हीलियम, यहाँ पे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन को, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनके आउटर मोस्ट सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसीलिए क्या है, इनर्ट है। जब ये स्टेबल है बेटा, कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होती है तो वो अनरिएक्टिव होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें थोड़ा सा कि जिनके पास, अगर आपके पास अगर आपने पीरियोडिक टेबल को देखा हो तो पीरियोडिक टेबल में एक बात आप याद रखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ इस पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट के पॉइंट से। जैसे हमारे सर बोलते थे जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसकी जो नोबल गैसेस है वो है मम्मी पापा। मम्मी पापा मीन्स क्या है, गार्जियंस। और इनका केमिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है, तो मम्मी पापा क्या है बेटा, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, स्टेबल मीन्स ऐसे आप समझ सकते हो कि जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी दूसरे से नहीं मांगता है कोई भी चीज़ के लिए, पैसे वगैरह या कोई भी चीज़ है, सर सामान, वो अपने पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो स्टेबल माना जाएगा। और जैसे अभी आप हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ के लिए एक पेन खरीदना तब भी मम्मी पापा से पैसे मांग रहे हो, है ना। कोई आपको चॉकलेट खानी है तब भी पैसे मांग रहे हो, तो आप अभी क्या है बेटा, अनस्टेबल है। और हर कोई, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो बेटा, चाहे एटम्स या पार्टिकल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की ही बात करें, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, राइट। तो ऐसे ही बेटा आपके पास जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। क्यों स्टेबल होना चाहते हैं, आइए देखते हैं। अब जिनका स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए हीलियम को छोड़ करके, ठीक है। अगर हीलियम को छोड़ दे बेटा तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं वो एटम्स आपका स्टेबल माना जाता है। बोलते हैं स्टेबल ऑक्टेट आ गया, ठीक है, या स्टेबल स्टेट आ गई। अच्छा, स्टेबल स्टेट आ जाती है तो ये आपके पास इनर्ट हो जाएंगे या अदर एलिमेंट के साथ ये रिएक्शंस कम देंगे या बहुत छोटे मोटे, बहुत थोड़ा बहुत रिएक्टिव होगा, लिटिल रिएक्टिव होंगे, राइट। अब ये है मम्मी पापा, ये आपके पास क्या है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैस, ये है मम्मी पापा। अब
पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इनके बेबीज़ हैं। अब बेबी माने बच्चे हैं इनके, तो बच्चे क्या करना चाहते हैं, मम्मी पापा का कैरेक्टर अचीव करना चाहते हैं, तो मम्मी पापा जैसा बनना चाहते हैं, है ना। अब जितने भी बच्चे हैं बेटा वो अभी अनस्टेबल हैं, रिएक्टिव है, अब वो स्टेबल होना चाहते हैं, मीन्स मम्मी पापा की तरीके से बनना चाहते हैं। तो जितने भी इनको अगर छोड़िए, इनके अलावा एक्सेप्ट इतने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनको छोड़ दिया तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। अब कैसे करेंगे, तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी है बेटा, 2 संभावनाएं हैं इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दे। अब ट्रांसफ़र में बेटा एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो दूसरा वाला गेन कर रहा होगा। ऐसे ही बेटा या तो दोनों एटम्स क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग कर ले, तब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अपने पास है सोडियम, क्या है, सोडियम, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 281 था। अब इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर ये लॉस कर दे, है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करे बेटा तो ये क्या बनेगा, आपका सोडियम प्लस, प्लस दिखाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन को निकलने को, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है, लॉस हुआ है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आयंस, और इस आयन का नाम होता है कैटायंस। क्या होंगे बेटा, कैटायंस, राइट। सेकेंड देखिएगा, जैसे अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में बेटा है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, गेन कर ले, अगर बेटा आपका क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा आयंस में, ये भी, तो ये निगेटिव आयन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है किसी एटम के पास, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा बेटा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको लगाना पड़ेगा। और जैसे ही चार्ज कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है तो वहाँ पे पॉजिटिव बनेगा बेटा, कैटायंस का फॉर्मेशन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एनायंस का, है ना, एनायन बनेंगे। अब सुनो, अब दोनों आयंस को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं आयंस। अगर पॉजिटिव है तो कैटायंस, नेगेटिव है तो एनायंस, अगर कंप्लीटली टर्म देंगे तो आयंस बोल देंगे, है ना। अब देखना ध्यान से, अब ये आपके पास है सोडियम, जब कोई लॉस करने वाला है तो इसके यहाँ पे गेन करने वाला है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सल रूल है बेटा, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शंस होते हैं, और सेम चार्ज में रिपल्शंस होते हैं। अब ये आपके पास सोडियम और क्लोरीन के बीच में, ये बेटा किस में है, सॉल्यूशंस में है, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम करने लगेगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम लोग बॉन्ड्स बोल देंगे। अब यहाँ पे कौन से बॉन्ड मिलेंगे, अगर आयंस के बीच में अगर कोई बॉन्ड्स बन रहा है तो उसी को हम लोग आयंस बॉन्ड बन रहे, कौन सा, आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड्स। अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी भी एलिमेंट के एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा किससे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड, राइट। अगर म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एटम्स के बीच में तो उसको क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बात अभी समझिएगा। पहली बात तो अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, मीन्स ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट या स्टेबल स्टेट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस को देख लो, अगर इनका हीलियम देखें बेटा तो ये एक ही शेल से, और एक शेल का डुप्लेट कंप्लीट होता है, और डुप्लेट ही स्टेबल होता है, बाकी सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और स्टेबल होंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, तो कॉमन सेंस की बात है, कोई जब बहुत स्टेबल है तो वो क्यों रिएक्ट करना चाहेगा, इसीलिए बेटा जो आपके पास इनर्ट गैसेस हैं वो स्टेबल हैं तो वो रिएक्ट जनरली नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत लिटिल रिएक्टिव होते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे देखिए आर्गन है, तो आर्गन के अभी हम लोगों ने बात किया था 18 था एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था 288। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का हमने क्या बात किया था बेटा, इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है क्योंकि एक ही शेल है इनके पास और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ इनका 2 ही ये क्या है इनका डुप्लेट कंप्लीट है और डुप्लेट ही इनका क्या होता है बेटा स्टेबल होता है। नियान को देखो तो इनमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना हो गया 2 8 10 हो गया। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा 2, यहाँ पे एक ही शेल है। अब ध्यान दीजिए आर्गन में 3 शेल्स हैं, पहली शेल्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्योंकि इतनी कैपेसिटी ही 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की है। कौन से रूल से 2n स्क्वायर से। अब सेकेंड में देखिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, थर्ड वाले में देखिए 18 की कैपेसिटी है, लेकिन आउटर मोस्ट में बोर्स एटॉमिक मॉडल से हमने पढ़ा था बेटा, बोर्स साहब ने क्या बताया था कि अगर आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, राइट। तो थर्ड में कैपेसिटी तो है 18 की, राइट, लेकिन लास्ट ये शेल है, लास्ट शेल बच गई, तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपका स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही यहाँ पे नोबल गैसेस हैं नियॉन, तो नियॉन में भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब है बेटा क्या स्टेबल, और जो स्टेबल एटम्स होते हैं वो जनरली इनर्ट होते हैं, राइट, या उनकी रिएक्टिविटी बहुत लिटिल होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट एटम ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। क्या है इनकी एक्टिविटी बहुत थोड़ी होगी अगर इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। कह रहे हैं बेटा कि जब रिएक्टिविटी है ही नहीं, लिटिल है, बहुत थोड़ी सी है, तो वो दूसरे के साथ रिएक्शंस ही नहीं करेगा। तो जब रिएक्शंस नहीं कर रहा है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो 0 आनी ही आनी है। मान लेते हैं आपके पास एक एलिमेंट है, ये बंदा अकेला है, ये किसी से कंबाइन नहीं कर रहा है और वैलेंसी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो इसकी कैपेसिटी तो 0 हो गई। ये किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इनर्ट गैसेस की बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या आएगी 0, है ना। करें ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने देखा इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है क्योंकि इनका एक ही शेल से इज आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबल हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनका एग्जाम्पल्स। अब 2 टाइप के सॉरी, अब कह रहे हैं बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 टाइप के एलिमेंट रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट, एक तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल रिएक्टिव एटम्स है, दूसरा नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव कौन से हो गए, जैसे इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और स्टेबल है। नेक्स्ट, अब इनके अलावा जैसे हमने क्या बोला था कि जो पीरियोडिक टेबल के नोबल गैसेस है वो मम्मी पापा है, मम्मी पापा के अलावा जो बच्चे हैं, बच्चे बेटा अनस्टेबल हैं क्योंकि वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे इनके अलावा बेटा नोबल गैसेस के अलावा सब के सब अनस्टेबल हैं और रिएक्टिव हैं। अब वो रिएक्शंस करके स्टेबल होना चाहते हैं, मीन्स जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप उनका क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कह रहे हैं रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, कुछ एटम्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ एटम्स क्या हैं जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 पार्ट में एलिमेंट्स डिवाइड हो गए। जैसे इनर्ट गैसेस देखिए इनका डुप्लेट कंप्लीट है बेटा, क्या है इनका डुप्लेट कंप्लीट है, और इन सब का इन दोनों का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। तो ये दोनों क्या है स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल हो गए बेटा तो ये नॉन रिएक्टिव है, अब नहीं रिएक्शन नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है अनस्टेबल हो गए। यहाँ पे देखिए आउटर में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो अनस्टेबल है ना, यहाँ पे देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर में,
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, ठीक है, तब भी अनस्टेबल। किसी में आउटर में बेटा 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट, इसलिए क्या है, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, और यही बेटा रिएक्ट करके स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करेंगे या ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं बेटा इनको। अब यही है वैलेंसी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वैलेंसी की, ठीक। तो पहली बात आप याद रखिए, व्हाट इज द वैलेंसी। तो वैलेंसी कुछ नहीं है, सिंपल सा टर्म है, कहते हैं कंबाइनिंग, किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद अदर एटम ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड वैलेंसी, राइट। कहते हैं बेटा जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एटम ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी एटम्स है, ठीक है, उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी अदर एलिमेंट के साथ में, ठीक है, वो उनकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास है सोडियम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम का भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था 281, राइट, है ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, लूज कर दे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो देखो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बनाएगा या किसी एक के साथ में ये कंबाइन हो सकता है। तो जब किसी एक के साथ में कंबाइन हो रहा है तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 1। तो जब कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना बेटा, 1। और यही क्या देता है आपको, यही देगा वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे और देख लीजिए, सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जो मेटल्स हैं बेटा इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक आप क्लास 6 7th में ही पढ़े होंगे कि जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, है कि नहीं बात से। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक नॉन मेटल लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्या है बेटा, क्लोरीन। अगर क्लोरीन को देखें, ध्यान दीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा, 287, राइट। अब इनके पास है बेटा आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और करना कितना चाह रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, राइट। तो इनको कितना नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्लोरीन एटम बेटा 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में, और एनायंस। इसी आयंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायंस। अब ये जो एनायन हुआ, एनायन बना, ये कैसा है, स्टेबल। क्यों कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो कितना हो गया, 288, राइट। तो ये हो गया स्टेबल, है ना। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। उतने इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर पाएगा बेटा उतने ही एटम से वो जुड़ पाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है कि उतने एटम से वो जुड़ पाया तो उसकी कैपेसिटी वो बन गई। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1। तो 1 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 बना सकता है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो अगर हम क्लोरीन को देखें बेटा तो इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1। तो इसकी भी वैलेंसी क्या आएगी, 1 ही आएगी, राइट। तो जितना अगर कोई नॉन मेटल्स है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब जितना बेटा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। अगर कोई मेटल से वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट।
अब आते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। और यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास है फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक, और ये नीड कितने हैं, नीड 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए हीलियम, तो हीलियम का डुप्लेट ही बेटा स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबल लिखा हुआ है। नेक्स्ट कुछ स्लाइड और लगी, जैसे आउटर मोस्ट शेल देखिए बेटा, तो मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, जितने भी नोबल गैसेस हैं हीलियम को छोड़ दें तो वो सब के सब क्या है, इनका स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो स्टेबल लिखा हुआ है, स्टेबल लिखा हुआ क्या, अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की इनको नीड है स्टेबल होने के लिए, तो यही लिखा हुआ है नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन्स टू बी स्टेबल, राइट। अब देखिए वैलेंसी का दूसरा रूप देख लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। तो व्हाट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, तो वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी देख लीजिए। तो बहुत सिंपल सा है, अभी हमने इस पे बात भी थोड़ा बहुत कर ही लिया है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो भी क्या थी, वैलेंसी। अब इलेक्ट्रॉन बेटा कितना लूज कर रहा है, कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कितना लूज कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी बन जाएगी। सिंपल सी बात है। करें एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, बात सही है। कोई भी एलिमेंट लूज कर या गेन कब करेगा, अपने एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कि वो स्टेबल हो जाए, है ना। दैट इज दे कंबाइंस इन सच अ वे दैट ईच हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। दिस टेंडेंसी इज नोन एज ऑक्टेट रूल। इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। कोई एलिमेंट्स या एटम्स है बेटा, उसके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। आइए देखते हैं, कहते हैं सम नोबल गैसेस, अभी फिर बात हो रही थी, इससे पहले भी बात हो चुकी है। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है और नियान है, नियान का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, नियान का 2 8, इनके आउटर में 2, इनके आउटर में 2 8 8 क्रिप्टॉन है, इनके भी 2 8 18 8। इसमें देखिए जिनान में तो 2 8 18 18 8, ठीक है। ये सब क्या है, सबके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो बोलते हैं भाई इनके स्टेबल है या इनका स्टेबल स्टेट आ गया है, ठीक। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा सीखते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस में देखते हैं बेटा कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा था और कोई गेन कर रहा था तो आयंस बन रहे थे, उस आयंस में बॉन्ड बन गए, आयनिक बॉन्ड्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, कंपाउंड्स में। तो आइए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को समझते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे दो चीज़ें, दो ही प्रोबेबिलिटी थी, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इनसे क्या बनेंगे बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जिस कंपाउंड में जो बॉन्ड बनेगा, मान लो आयनिक बॉन्ड बना तो आयनिक कंपाउंड बन गया। अगर कोवैलेंट बॉन्ड से वो कंपाउंड बना तो उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, राइट। तो कंपाउंड्स भी इसके बॉन्ड के बेसिस पे 2 टाइप्स के हो जाएंगे बेटा, ठीक है। वो आप नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। जैसे एक आयनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे और एक कोवैलेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। आइए पहले देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स को। अब यहाँ पे जो ये फिगर दिखाया गया बेटा, ये क्या दिखाया गया है, ये शेयरिंग को दिखा रहा है कि ये शेयर कर रहा है और ये गेन कर रहा है। तो ये ट्रांसफ़र को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को, राइट। और ये वाला देखिए दोनों एरो, एक एरो इधर है दूसरा वाला एरो इधर, तो ये दिखा रहा है बेटा म्यूचुअल शेयरिंग को। किसको दिखाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग, राइट। तो इनसे जो ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका बनता है आयनिक बॉन्ड, राइट। और जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा बेटा उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको, कोवैलेंट बॉन्ड। अब जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसको बोल देंगे कोवैलेंट कंपाउंड, और जिस कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होंगे तो उसको बोल देंगे आयनिक कंपाउंड्स, राइट।
अब जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले क्लासेस में भी, ठीक है ना। तो अगर कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं तो बोलते हैं टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब कैसे कंबाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके और गेन करके बेटा क्या करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं, यही लिखा है गिविंग, एक्सेप्टिंग, देना, डोनेट करना। गिविंग को क्या बोल सकते हैं, डोनेट यहाँ पे, एक्सेप्टिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के बीच में बेटा ट्रांसफ़र से या शेयरिंग से बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स का, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बेटा दो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, या तो शेयर कर ले तब भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इनका देखिए आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाए मतलब उधार ले ले तब भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट, या 2 इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर कर ले तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो यही लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 6। तो 2 अगर कहीं से इसमें आ गया तब भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, या 2 किसी के साथ शेयर कर लिया तब भी क्या हो जाएगा बेटा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही पूछ रहे हैं हाउ द एटम डिस्क्राइब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी गिवन और एक्सेप्टेड। करें हु विल डिसाइड दैट, ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन कितना लॉस किया और कितना गेन किया बेटा। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस पे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। अब आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा, स्टेबल स्टेट। तो स्टेबल स्टेट हम लोग समझ चुके हैं, जिसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या है बेटा हीलियम के, बाकी सबका कितना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ऑक्टेट स्टेट कहलाएगा या स्टेबल स्टेट कहलाएगा। अब आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशंस। तो बॉन्ड फॉर्मेशंस में देखते हैं बेटा गिव टेक शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है बेटा, शेयरिंग को। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्टेबल स्टेट की बात हो चुकी है, वैलेंसी की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शेयरिंग की। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे बेटा अगर सोडियम है आपके पास, है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके या लॉस करके क्या बनाता है, सोडियम प्लस, राइट। और दूसरा एटम अपने पास है क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है। अगर इसको देखें तो ये क्या करना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा कैटायंस और इसको बोलेंगे एनायंस, राइट। अब ये दोनों क्या है सॉल्यूशंस में, तो इन दोनों में होगा अट्रैक्शंस और ये बेटा बन जाएंगे आपके पास Na+Cl- ये कंपाउंड्स बन जाएगा। तो ये आपके पास 2 एलिमेंट थे, 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए, तो किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, कंपाउंड्स का। तो सोडियम क्लोराइड यही तो साल्ट है अपना, कॉमन साल्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन साल्ट है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स बने बेटा इनके बीच में, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड। अब इन दोनों एटम को बेटा होल्ड करके टुगेदर एक साथ रखता है ना, तो ये बना आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड्स क्या होंगे, स्टेबल होंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया था तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 एटम है, जैसे ये हैं देखिए बाहर वाले 2 2 4 और 2 6 और एक 7, और ये है बेटा हाइड्रोजन का एटम्स और ये है क्लोरीन का एटम। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना है 2 8 7, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, तो इनके है एक ही। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों बेटा है नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या करना चाहेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करना आता है। यूजुअली ऐसा होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 नॉन मेटल्स प्रेजेंट है बेटा, 2 जो एटम प्रेजेंट हैं वो है दोनों नॉन मेटल्स, तो उनके बीच में
म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा और वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनना है, अब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल हो सकती है। तो इनके बीच में देखो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ये है म्यूचुअल शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इनका एक इलेक्ट्रॉन इनका। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो इनका हो गया डुप्लेट कंप्लीट और इनका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट और दोनों स्टेबल हो गए बेटा। किसका फॉर्मेशन हुआ, HCl का, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे अगर हम बात करें आपसे कि ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऐसे सुन लो बेटा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, इसका ज्योमेट्री शेप आपको सब मिलेगा, बॉन्ड एंगल मिलेगा। लेकिन जो आपके पास, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोल देने समझने के लिए, कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना आयनिक बॉन्ड वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई ज्योमेट्री या शेप नहीं होती, बॉन्ड एंगल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल। यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए बेटा, तो मैग्नीशियम क्या है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट, तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी बन जाएगी, 2। तो आप ध्यान देना एक बात, ये सब बातें हो गई हैं। अब यहाँ देखो, जैसे वैलेंसी आयनिक बॉन्ड आपने देखा, अब आता है जैसे वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आइए देखते हैं वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ नॉन मेटल से, तो इनके बीच में बैठना है कोवैलेंट बॉन्ड, तो इनके बीच में होगी म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये है आपके पास ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना था, 8 एटॉमिक नंबर, तो 2 और 6, तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास बेटा होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा क्या, ये है आपके पास हाइड्रोजन, ये वाले हैं आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 हाइड्रोजन है बेटा, एक हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक, और दूसरे वाला हाइड्रोजन होगा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें होगी शेयरिंग। आइए देखिए, अब ये है आपके पास हाइड्रोजन्स और ये भी है हाइड्रोजन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स किसका, इनका था जो हम सर्कल से बना रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन इनका हाइड्रोजन का जो सर्कल से बना है, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ये हुआ क्या, शेयरिंग। अब शेयरिंग से देखो हुआ क्या भाई, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे देखें, अगर इसमें देखें तो इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हुआ बेटा, इनका डुप्लेट, और इस हाइड्रोजन को देखें तो इनका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, राइट। और ऑक्सीजन को देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास था और 2 2 4 क्या है, शेयरिंग वाले, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ बेटा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सभी एटम क्या हो गए, कंबाइंड, और कंबाइन करके क्या बना, ये था आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए, ये है आपके पास बेटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना। और यही क्या है, डायरेक्शनल, हमने यही बोला था आपसे कि ये हाइड्रोजन ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो एक हाइड्रोजन है बेटा, और ये क्या बनाया, डायरेक्शनल बॉन्ड दिख रहा है आपको, है ना, डायरेक्शनल, राइट। तो इस तरीके से बेटा वाटर का फॉर्मेशन होता है, या कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे इस टाइप से। अब जिसकी जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जितनी शेयरिंग है, वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन यहाँ कितना शेयर हुआ बेटा, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। यहाँ हाइड्रोजन कितने शेयर किया, 1, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन देखें बेटा तो एक शेयरिंग इधर है, एक शेयरिंग इधर है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल की, यहाँ पे क्लियर कर दिया बात, यहाँ पे बात क्लियर होगी बेटा, जो नॉन मेटल की अगर वैलेंसी आपको निकालना है तो बहुत सिंपल है।
आइए देख लेते हैं, अगर नॉन मेटल्स की अगर वैलेंसी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये हम निकाल लेंगे 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, 8 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा नॉन मेटल्स की वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स कैसे मिलेंगे बेटा, 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 8 माइनस ये फार्मूला बन गया, और देखिए वैलेंसी यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का देख लेते हैं बेटा। तो क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 से 7 आ गया, ये है नॉन मेटल्स। अब लास्ट वाली सेल वैलेंस सेल को किससे सब्सट्रैक्ट कर ले, 8 से। तो अगर हमको चाहिए नॉन मेटल्स की वैलेंसी, तो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स कैसे निकालते थे, 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, जो क्लोरीन एटम की वैलेंसी आई कितनी आई, 1, राइट। ऐसे बेटा आपके पास जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, सॉरी यहाँ पे देख क्या हो गया 2 और 6। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट वाली सेल कितनी है, तो वैलेंसी अगर आप ऑक्सीजन की देखो बेटा तो क्या आएगी, तो यहाँ 8 माइनस 6 कर लेंगे तो 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स करना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 6, तो 6 यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 इसकी क्या मिली वैलेंसी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अगर देखें तो 7 होता है, तो 2 और 5 आएगा। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी निकालना चाहें तो वैलेंसी ऑफ किसका चाहिए, नाइट्रोजन, राइट। तो कितना हो गया 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, राइट। तो इनका आया 3, तो 3 क्या हुई, इनकी वैलेंसी हो गई इस टाइप से। अब ये कुछ इनके चार्ट लगे हैं बेटा, और आज का आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है, वाटर को, ठीक है। तो आज बेटा यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।